अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 7वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा याद कीजिए, ज़ेर तग़ज़िया किसे कहते हैं और ज़ेर तग़ज़िया पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। अगर हमारी खुराक में जिस्म के लिए ज़रूरी मिक़दार में ग़िज़ाई अज्ज़ा शामिल ना हो तो इसे ज़ेर तग़ज़िया कहते हैं। ग़िज़ा में तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा मुनासिब मिक़दार में शामिल करके और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करके ज़ेर तग़ज़िया पर काबू पाया जा सकता है। अब हम तग़ज़िया या न्यूट्रिशन किसे कहते हैं ये समझेंगे। जानदारों में उनके हयाती अफ़ाल मुसलसल जारी रहते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए जिन मादों का हाज़मा या डाइजेशन होता है और जो पचते हैं यानी एसिमिलेशन होता है, इनसे तवानाई हासिल होती है, इन्हें हम ग़िज़ाई मादे कहते हैं। ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्ज़ा हासिल होते हैं। ये तग़ज़ियाती मादे हैं। इनको 2 जमातों में तकसीम किया जाता है। पहला है कला तग़ज़ियाती मादे यानी मैक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा है खुर्द तग़ज़ियाती मादे यानी माइक्रो न्यूट्रिशन। जिस्म को बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की ज़रूरत होती है, जबकि मादनियात, नमकियात और विटामिन कम मिक़दार में दरकार होते हैं। जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना ही तग़ज़िया कहलाता है। तग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है? हमारे जिस्म में काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और ये तवानाई हमें तग़ज़िया से हासिल होती है। नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए तग़ज़िया की ज़रूरत होती है। खुलियात की झीज ख़त्म करके इनकी टूट फूट को दुरुस्त करने के लिए तग़ज़िया की ज़रूरत होती है। जिस्म को मुख्तलिफ़ अमराज से बचाने के लिए भी तग़ज़िया की ज़रूरत होती है। खुद कफ़ील तग़ज़िया यानी कुछ जानदार अपनी ग़िज़ा तैयार करके ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। तग़ज़िया की इस किस्म को खुद कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसर रहकर ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। इस तरीके के तग़ज़िया को गैर कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। खुद कफ़ील पौधे, बताइए तो भला नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करती हैं? नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खिज़रा यानी क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करती हैं। इस अमल को शुआई तरकीब या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। स्क्रीन पर नज़र आने वाली मसावात शुआई तरकीब की है, जिसमें नबातात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूरज की रोशनी की मदद से ग़िज़ा तैयार करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। नबातात रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करती है। ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करती है। जड़, पानी, नमकियात और मादनियात ज़मीन से जज़्ब करने का काम करती है। तना पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुंचाता है। हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों पर मौजूद मसामात के ज़रिए इनमें दाखिल होती है। पत्तों के इन मसामात को दहन खुलियात या स्टोमेटा कहते हैं। पत्तों में पाए जाने वाले सब्ज़ मायने क्लोरोप्लास्ट में खिज़रा होता है, जो सूरज की रोशनी जज़्ब करने में मदद देता है। इस अमल में ऑक्सीजन खारिज होती है। पत्तों के अलावा शुआई तरकीब का अमल नबातात के दिगर हिस्से जैसे हरे तने भी अंजाम देते हैं, क्योंकि इसमें खिज़रा होता है। अब हम नबातात में हमल व नकल यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझेंगे। कद्दू की बेल का 2-3 पत्तों के साथ एक टुकड़ा लेकर तने का निचला हिस्सा पानी में रखकर काटिए।
ایک بیکر میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں روشنائی کے 7-8 قطرے ڈالیں۔ اس میں بیل کھڑی رکھیے، اس میں ہونے والی تبدیلی کا مشاہدہ کیجیے۔ نباتات میں نقل و حمل کے لیے خصبہ یعنی زائلم اور لاحہ یعنی فائلم نامی 2 قسم کی نالیاں ہوتی ہے۔ خصبے کے ذریعے جڑ سے پانی اور نقیات نباتات کے اوپر کے تمام حصوں تک پہنچائے جاتے ہیں، جبکہ شعاعی ترکیب کے ذریعے پتوں میں تیار ہونے والی غذا، شکر اور دوسرے غذائی اجزاء لاحہ کے ذریعے نباتات کے استعمال اور ذخیرے کے لیے ان کے مختلف حصوں تک لے جائی جاتی ہیں۔ اگرچہ نباتات میں نقل و حمل کا انتظام ہے، لیکن ان میں علیحدہ ہضمی نظام اور اخراجی نظام موجود نہیں ہے۔ شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے نباتات کاربوہائیڈریٹ تیار کرتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتے ہیں۔ پروٹین کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن سے بنتے ہیں۔ پروٹین تیار کرنے کے لیے نباتات نائٹروجن کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ نائٹروجن ہوا میں گیس کی حالت میں موجود ہوتی ہے، لیکن نباتات نائٹروجن کو گیسی حالت میں جذب نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے لیے نائٹروجن کا تعین ہونا یعنی نائٹروجن کا نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ خردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں۔ نائٹروجن کا تعین 2 طریقوں سے ہوتا ہے: حیاتی اور فضائی۔ نائٹروجن کے حیاتی تعین میں 2 قسم کے خردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں۔ رائبوزم نامی خردبینی جاندار 2 دالہ کی جڑوں پر موجود گاٹھوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خردبینی جاندار ہوا میں موجود نائٹروجن جذب کر کے اسے نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ مٹی میں پائے جانے والے ایسٹوبیکٹر نامی خردبینی جاندار بھی ہوا کی نائٹروجن کو نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نائٹروجن کا فضائی تعین؟ بارش کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے تو ہوا کی نائٹروجن اور آکسیجن کے درمیان تعامل ہو کر نائٹرک آکسائڈ تیار ہوتا ہے۔ اس کی دوبارہ تکسید ہو کر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے۔ یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی میں حل ہو کر نائٹرک ایسڈ میں تبدیل ہوتا ہے، جو بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر آتا ہے۔ یہ ایسڈ زمین میں موجود مختلف معدنیات کے ساتھ تعامل کر کے نمکیات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نباتات اپنی نشو و نما کے لیے اس نائٹروجن کے نمکیات کا استعمال کرتی ہے۔ بچوں، اس سبق کے اگلے حصے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔